नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की सियासत के निराले रंग की। दरअसल यहां बुधवार को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बुलडोजर पर भिड़ंत हो गई, जिससे सियासी पारा हाई हो गया। वहीं यूपी में भर्तियों के मामले को लेकर भी सियासत काफी गर्म है। साथ ही हम बात करेंगे अयोध्या जनपद में बढ़े महिला अपराधों की और चौथे बात स्वच्छता को लेकर यूपी के हमीरपुर में प्रशासन की सार्थक पहल की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। सियासत के रंग निराले हैं। अस्तित्व, वर्चस्व और पर्सनालिटी गेम के चक्कर में नेताओं के बीच जुबानी जंग आए दिन छिड़ी रहती है। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जो वार पलटवार का दौर चला, उसने सियासी पारा हाई कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सियासी लड़ाई पारा हाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं, स्टीयरिंग होती है। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले, ये पता नहीं। सपा मुखिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनका बीपी बढ़ गया है, अब दिल्ली जाकर बैठे। अखिलेश ने कहा कि जो बुलडोजर की बात करते हैं वे बताएं कि क्या सीएम आवास का नक्शा पास है। और जहाँ तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूँ और फिर कहता हूँ, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। ये लोग असंवैधानिक काम करते हैं। क्या सरकार बुलडोजर के लिए माफिया मांगेगी? जो 46 में 56 बोलते हैं उनसे पूछे वे सूची कब आएगी। मुंगेरी लाल के बहाने अखिलेश पर निशाने। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब टीपू भी सुल्तान बनने के सपने देख रहे हैं। कुछ समय पहले एक नाटक आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज वे लोग भी सपने देख रहे हैं। ये लोग सपना देख रहे हैं। जब इनको अवसर मिला था तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यूँ तो मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर संगणक व फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, लेकिन निशाना सीधे अखिलेश पर साध रखा था। वहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि 2017 के पहले जब नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे में वसूली की होड़ लगती थी। आज कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िया का आतंक है। 2018 से पहले ऐसा ही आतंक और स्थिति यूपी में थी। इनके भी क्षेत्र बांटे थे। महाभारत के सभी किरदार इसमें थे। जो आज बोल रहे हैं, इनको पहले भी अवसर मिला था। क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो लोग बोलते हैं
इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने कुछ किया नहीं, इन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता इन लोगों के समय की गुंडागर्दी और अमर्यादित आचरण देख चुकी है। आपका एक ही लक्ष्य विभाग को सर्वोत्तम बनाना होना चाहिए। हम देश को विकसित भारत बनाना है। योगी के लूट वाले बयान पर पलटवार। सीएम योगी के 2017 से पहले लूट वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो माफिया की बात है, रिकॉर्ड उठाकर देख ले कि माफिया कौन है। जो ये कहते हैं कि 2017 के पहले लूट थी, तब क्या सीएम योगी भी उसमें शामिल थे? क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें साथ लेंगे? अब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर करने को कहा था। इस पर उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है, अवैध क्या है, इसको न्यायालय तय करेगा। लेकिन अभी बीजेपी तय करती है कि कौन सा अवैध है और कौन सा वैध है। उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। कहीं और मत जाइए। आपको याद होगा कि लखनऊ के बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी। उस समय सीएम ने कहा था 24 घंटे में बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहूँगा, क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं? आप एलडीए में जाइए, सूची निकलवाइए। ये मौका मिला है कि जितनी भी अवैध बिल्डिंग है उन पर बुलडोजर चलवाइए। लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या डीजल खत्म हो जाता है? सपा मुखिया ने कहा कि उपचुनाव के दौरान विशेष जाति और धर्म के लोगों को कोई पोस्टिंग न दिए जाए, ऐसा कहा गया है। यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जाति और धर्म को देखकर ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है। जाति देखकर एफआईआर लिखाई जाती है और नहीं भी लिखाई जाती है। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री जी क्या है, सदमा लगा है क्या या गिर पड़े हैं? ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इन्हें ही इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते हैं, पूरे देश को ठीक कर दे। इस प्रकार बुधवार का दिन यूपी के दोनों दिग्गजों के बीच जुबानी जंग में बीता। ये जंग सियासी थी जो आगे और तूल पकड़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में रोष है। लखनऊ में धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं यूपी में भर्तियों के मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। देख रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन ने सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बुधवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी बेहोश हो गया। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को अभ्यर्थी ने यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और उनकी पत्नी व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। सोमवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, सरकार उसे जल्द लागू करे और न्याय देते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ करे। बहरहाल सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थियों की ये अंगड़ाई योगी विरोधियों के ठिकानों पर क्यों दिख रही है? क्या इसमें भी कोई गहरी साजिश है? हम लोग 4 साल से धरना दे रहे हैं और डबल बेंच का ये आदेश आया हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। उसके बाद उसमें लिस्ट को फिर से जारी किया जाए और जो बच्चों का अहित हुआ है उनको जो है नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये मानने वाले नहीं है, ये मान नहीं रहे हैं। और हमारे जो समाज के नेता हैं सर, ये बैठे हैं और केवल ट्वीट कर देने से काम नहीं चलेगा। हम आपके समाज से हैं, आप हमारी पीड़ा समझिए। सर, हम 4 साल से बहुत परेशान हैं। देखिए, ये सरकारें और ये हमारे जो समाज के नेता हैं ये हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आश्वासन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। बहुत हुआ आश्वासन, बहुत हुआ कोरा आश्वासन, बहुत हुआ जुमलेबाजी। अब सर न्याय चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के न्याय के बाद जब हमें आदेश मिला, हमें आया आदेश कि हमें न्याय मिल जाएगा, हमें खुशी थी कि अब हम विद्यालय में जाएंगे। लेकिन यही शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया, माननीय केशव जी ने स्वागत किया, अनुप्रिया जी ने स्वागत किया। हमसे मिल रहे हैं, हमारी फोटो डाल रहे हैं कि हम बच्चों से मिल रहे हैं
और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव भी भर्तियों पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। भर्तियों का मुद्दा बनाते हुए अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए। जिन लोगों को मिल गया हाई कोर्ट से, सरकार ऐसी साजिश और षड्यंत्र रच रहा है कि उन्हें नौकरी न मिल जाए। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के तहत जो अधिकार और हक हैं, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। इसे लगातार पीडीए की आवाज को हम सब मिलकर के मजबूत करते रहेंगे। ये पीडीए की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को उखाड़ने का काम करेगी। मैं एक बार फिर अपने शिक्षक सभा के, प्रदेश के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को वो आज याद कर रहे हैं। कल से पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हमारी पार्टी भी करेगी और देश के स्तर पर शिक्षक लोग भी करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि दागी अधिकारियों को तत्काल हटाकर नए अधिकारी नियुक्त करें ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी की जा सके। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में बड़े स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया। नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में जनपद महिला अपराध बढ़ रहे हैं। अयोध्या में सबसे बड़ा वाकया पदरसा में हुआ, जिसमें सपा नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा है। वहीं घटनाएं कई हैं जिनसे जनपद की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिख रहे अयोध्या जनपद में बड़े महिला अपराध, दहशत में बेटियां, सहमे परिवार। नहीं थम रही छेड़छाड़ की घटनाएं। तेजी से बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। सबसे बड़ा वाक्य बदरसा में हुआ। सपा नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा। थाना रोहानी के मगलसी गांव में महिला के साथ रेप हुआ। थाना महाराजगंज क्षेत्र के कुमिया गांव में 4 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत। अयोध्या जनपद में इन दिनों शर्मसार करने वाले घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। जिले में एक के बाद एक महिला अपराधों में बढ़ोतरी से पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है। रामनगरी में पहले किशोरी के साथ छेड़खानी, हैवानियत, उसके बाद हत्या करने का मामला सामने आया। यहाँ तक कि हैवान मासूम बच्चियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बादरसा रेप कांड की बात करें तो सपा नेता मोहित खान पर 12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी मामले के सूबे में तहलका मचा दिया, जिसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान लिया और आज मोहित खान व राजू खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। यही नहीं, मोहित खान ने बेकरी व कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्यवाही भी हुई। अयोध्या के बदरसा में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। प्रशासन और सरकार ने अपराधी को जेल भी भेजा। जेल भेजने से कुछ नहीं होगा, अपराधी को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए और महिलाओं को रिवॉल्वर का लाइसेंस देना चाहिए ताकि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। जो ये अपराध बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अपराध बढ़ा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है। भरे चौराहे पे स्कूल जाती हैं, कहीं भी जाती, घर से भी हो रहा है। अगर घर के आदमी नहीं है तो बच्ची को घर से उठा ले जाते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हमारी माननीय योगी जी से ये है कि जो ये अपराध कर रहे हैं, ये इनको भरे चौराहे पर
गोली मार देनी चाहिए। वहीं थाना महाराजगंज के कुंभिया गांव में 4 वर्षीय दलित बालिका के साथ पड़ोसी सलमान पर हैवानियत करने का मामला सामने आ चुका है। बहरहाल आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के ऊपर ही उसने फायर कर दिया। जबानी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन आरोपी सलमान का पुलिस पर फायर करना साबित करता है कि दरिंदे और अपराधियों के जहन में पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं थाना मैया की बात करें तो कुंडिया गांव में भी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया है। इसी प्रकार रुडौली कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म और स्कूल जाने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी प्रकरण चर्चा का विषय बना है। थाना गोसाईगंज क्षेत्र में ब्रेकअप के बाद प्रेमी के द्वारा ही प्रेमिका की हत्या करने का मामला सनसनीखेज है। वहीं गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के पास खंडर में 21 वर्षीय युवती का सड़ा गला शव मिला था, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस पर पहलू पर जांच चल रही है। रामनगरी में दरिंदगी, हत्या और दुष्कर्म के मामलों के चलते खलबली मची हुई है। अयोध्या में महिला संबंधी जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सबसे बड़ा वाकया की बात करें तो इस समय जो सबसे बड़ा वाकया था वो भदरसा का गैंग रेप कांड था, जिसमें सपा नेता मुईद खान मुख्य आरोपी थी। हालांकि पुलिस ने जो है कार्रवाई की और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो मुईद खान की संपत्ति थी उसको जमींदोज किया और मुईद खान को जो है सलाखों के पीछे भी भेजा। लेकिन एक के बाद एक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो रौनाही थाना क्षेत्र के मगलसी की बात हो या महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुम्हिया गांव की बात हो। यही नहीं, जो दरिंदे हैं, जो हैवान हैं, वो 4 साल की 5 साल की जो मासूम बच्ची हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो दरिंदे हैवान लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा रहे हैं, वहीं अयोध्या पुलिस जो है इस पे अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है, अपराधी को जेल भी भेज रही है। लेकिन जो अपराधी हैं वो पुलिस के ऊपर फायर करने की बात भी सामने आती है। इससे ये साबित होता है कि जो पुलिस का जो भय होता था अपराधियों में, दुर्दांत अपराधियों में या जो है हैवानों में, जो पुलिस का भय देखा जाता था, खौफ देखा जाता था, वो हालांकि अब खौफ नहीं देखा जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो अयोध्या पुलिस की है वो नाकामी कही जा रही है। प्रवेश पांडे, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। स्वच्छता को लेकर यूपी के हमीरपुर में प्रशासन की सार्थक पहल सामने आई। यहाँ अब शहर की तर्ज पर गांवों की स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। 330 ग्राम पंचायतों की स्वच्छता में टीमें जुटेंगी। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर प्रशासन की सार्थक पहल, अब शहर की तर्ज पर गांव की स्वच्छता। तीन 330 ग्राम पंचायतों की स्वच्छता में जुटेगी टीमें। घर घर से उठाया जाएगा कूड़ा। गांव में बनाए जा रहे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। कूड़ा उठाने के लिए दिए गए हैं ई रिक्शा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत बन रहे आरआरसी सेंटर। अब शहर की तर्ज पर गांव में भी गूंजेगा गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल। बता दें कि हमीरपुर के 330 ग्राम पंचायतों में अब घर घर जाकर कूड़ा उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत गांव में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी ग्राम पंचायतों में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए ई रिक्शा दिए गए हैं। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य और जीवन की समान गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ग्राम पंचायतों से निकलने वाले कूड़े के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ परेशानियां होती थी पहले? बहुत सारी परेशानी थी। पहले गली गली में कचरा, गीला, सूखा सब पड़ा रहता था। अब रिक्शे आने लगे, गवर्नमेंट देने लगी तो घर घर रिक्शे में डालते सीधा कूड़ा, गीला सूखा अलग डालते हैं। कितना रुपए लिया जाता है? 30 रुपए महीना लिया जाता है। आप लोगों की परेशानियों का खत्म हुई?
बहुत बहुत अच्छा हुआ। पूरा परेशानी बहुत पहले ज्यादा थी, अब एक भी परेशानी नहीं है। अब गंदगी नहीं है रास्ता में, गांव में कोई गंदगी नहीं हो रही है। शहरों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों में ई रिक्शों से घर घर जाकर कूड़ा लेने की पहल की ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ग्रामीण के तहत हमीरपुर जिले में 2025 तक 330 ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जाने हैं। अब तक 330 ग्राम पंचायतों में से 177 ग्राम पंचायतों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनकर तैयार हो चुके हैं। गांव में तैनात सफाई कर्मी ई रिक्शा लेकर प्रत्येक घर, दुकानों, सार्वजनिक जगहों, बाजार से हर रोज कूड़ा इकट्ठा करके ग्राम पंचायत में बने आरआरसी सेंटर में लाएंगे। बता दें कि ई रिक्शों में विशेष बॉक्स बनाए गए हैं जिनमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखा जाएगा। ई रिक्शा का रूट चार्ट, चालक का नाम, उसका फोन नंबर वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। ये जो रिक्शे घर घर कूड़ा लेने आ रहे हैं, क्या कुछ फायदे हो रहे हैं आप लोगों को? जी सर, फायदे हो रहे हैं। जैसे कि हम पहले कूड़ा झाड़ू लगाते थे, वहीं आसपास फेंक देते थे, तो वह उससे गंदगी बढ़ती थी। तो हमें मतलब कि गंदगी की वजह से, कीटाणुओं की वजह से हमें नुकसानी आती थी, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती थी, बीमारियां बढ़ती थी। जब से कूड़ा गाड़ी आने लगी, हम वो अपना घर का कूड़ा निकाल के गाड़ी में डालने लगी हैं। उससे हमें काफी राहत मिली, बीमारियों से कम बचने लगे हैं। काफी मतलब कि स्वच्छ भारत जब से बना है, जब से हमें काफी परिवर्तन हुआ है। बता दें कि कूड़ा इकट्ठा करने में किसी तरह की शिकायत के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है। आरआरसी सेंटर में पहुंचने के बाद कचरे की छटनी कर उसे अलग किया जाएगा, साथ ही उससे खाद बनाई जाएगी। छटनी के बाद निकले लोहे, कांच, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा, कागज आदि और कंपोस्ट खाद को बेचकर मिलने वाली धनराशि को ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों व ग्राम पंचायतों में लगे सफाई कर्मियों का वेतन देने के लिए उपयोग किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 2019 में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 शुरू हुआ था और इसी के साथ सभी ग्राम पंचायत को ODF प्लस की श्रेणी में लाने संकल्प भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसी श्रृंखला में आरआरसी सेंटर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हर ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य गांव को स्वच्छ करना, गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीणों के जीवन में सुधार लाना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।